चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए कह रहा है कि संकुल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें जो है बॉन्डिंग कितने टाइप का हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है संकुल यौगिकों के बंधन की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1 है आपका वर्नर का सिद्धांत, दूसरा है आपका संयोजी बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जिसको हम शॉर्टकट में बीबीटी भी बोलते हैं, और तीसरा आपका है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अगर अब मैं बात करूं, अगर आप 11th-12th में हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक मतलब हमारे जो सिलेबस में है वो केवल हमें 3 पढ़ना है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी अगर आप देखेंगे तो आपको लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत आता है, और उसके बाद लास्ट में जो है आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आता है। तो अगर हम बात करें कि उपसंयोजक यौगिकों को अगर आपको समझाना है, ठीक है, पढ़ना है, तो कुल इस 5 थ्योरी को हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो 1st, 2nd और 3rd है, तो हम इसी की बात करेंगे। और तो हम लोग आज जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वर्नर थ्योरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जुड़ सकें, ठीक है। चलिए कह रहा है कि वर्नर का सिद्धांत, ठीक है, तो वर्नर की जो थ्योरी है वो क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए वर्नर का सिद्धांत हेडिंग डाल लेंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1892 में अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, अगर एक बार इसे देख लोगे तो आप फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और कोशिश कर लीजिए एक बार लिखने की, ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1892 में अल्फ्रेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु यानी मेन जो पॉस्टुलेट हैं वो निम्नलिखित हैं, ठीक है। नंबर 1 कह रहा है कि उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, सेंट्रल एटम जो होता है, वो 2 प्रकार का संयोजकता यानी वैलेंसी शो करता है। एक है आपका प्राथमिक संयोजकता और एक है आपका द्वितीयक संयोजकता। बात आ रहा है इसमें, एक है आपका प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा है आपका द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी। बात आया इसमें। चलिए अब जो प्राथमिक संयोजकता ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होते हैं। किसके द्वारा भाई? ऋणायन के द्वारा क्या होते हैं? ये संतुष्ट होते हैं, है ना। किसके द्वारा? तो ऋणायन के द्वारा ये क्या होंगे आपका संतुष्ट होता है, तथा यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। बात आ रहा है, यह ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। अब ऑक्सीकरण संख्या सोचिए जरा, केंद्रीय धातु परमाणु अगर है तो वह उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर वो धनात्मक है तो किसके द्वारा संतुष्ट होगा भाई? तो कहेंगे ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होता है। बता इसमें तो कह सकते हैं कि प्राथमिक संयोजकता जो है वो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होता है, और यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है, या ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है? प्राथमिक संयोजकता आदैशिक होता है। प्राथमिक संयोजकता कैसा होता है? आदैशिक होता है, यानी इसे दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। अब कहेंगे ये कौन सा लोचा हो गया, कौन सा बवाल हो गया? तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन Na+ होता है ऐसे, ठीक है। अब Na+ है तो यहाँ पर अगर ये सोडियम आयन है तो इसका जो धनावेश होता है ना वो पूर्ण रूप से चारों तरफ क्या होता है? इसमें फैला होता है। यानी जैसे एक गेंद है, क्या है आपका, जैसे एक गेंद है तो गेंद के चारों ओर क्या होते हैं? चारों तरफ जो होते हैं धन आवेश पूरा फैला होता है। तो जो ऋण आवेश होता है यानी ऋणायन यानी Cl- अगर है तो Cl- भी क्या होगा? ऋण होगा। तो ये भी इसके जो आवेश होते हैं ये चारों तरफ फैले होते हैं, यानी एक गेंद की तरह। तो अब सोचिए कि एक गेंद को दूसरे गेंद पे जोड़ना है तो आप कई तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से आप उसको जोड़ सकते हैं, रख सकते हैं। यानी हमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसीलिए लिखा गया है
कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आदैशिक होती है। अब कह रहा कैसे लिखोगे भाई, तो कहेंगे इसे हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। किसके? डॉटेड लाइन से, यानी रेखा के द्वारा क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं। बात है इसमें। तो ये हो गया आपका प्राथमिक संयोजकता के बारे में। तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में अगर देखें तो प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो लाइनों के द्वारा संतुष्ट होता है। यह केंद्रीय धातु परमाणु के आक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। ये हमने देख लिया है ना। उसके बाद अगर देखें तो प्राथमिक संयोजकता आदैशिक होता है, इसे दिशा की जरूरत नहीं होती है और इसे बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक और लिख सकते हैं कि यह जो होता है यह आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी ये वियोजित हो जाता है, आयोनाइजेबल होता है, यानी आयनित हो जाता है। यानी प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो आयनित होता है। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया भाई हमारा प्राथमिक संयोजकता के बारे में। अभी हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तो और भी 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्वितीयक संयोजकता क्या कह रहा है। द्वितीयक संयोजकता ये कह रहा है कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वह लिगेंड, उदासीन लिगेंड यानी न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा क्या होगा, ये संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है। परंतु कभी कभी ऋणायन के द्वारा भी संतुष्ट होता है। बात आ रहा हमें। द्वितीयक संयोजकता जो है वह उदासीन लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होता है, परंतु अगर देखा जाए तो कभी कभी यह ऋणायनों के द्वारा भी संतुष्ट होता है। बात है इसमें। चलिए अगला बात करें अगर, तो द्वितीयक संयोजकता जो होता है, ठीक है, द्वितीयक संयोजकता जो संयोजकता होता है, यहाँ लिख लेंगे संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु के समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु के कह रहा है कि समन्वय संख्या के बराबर होता है, यानी जितना ज़्यादा वह उपसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है, जितना वह उपसंयोजक बंध बनाएगा उतना ही वह द्वितीयक संयोजकता उसकी होगी। यानी द्वितीयक संयोजकता जो होती है वह धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। और आपको पता है कि हर धातु एक फिक्स उपसंयोजक बंध बनाता है, ज़्यादा ना तो कम। बात आ रहा है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक संयोजकता इसलिए कह सकते हैं वो फिक्स होगी, निश्चित मान होगा। ठीक है। अच्छा, द्वितीयक संयोजकता जो होता है वो कह रहा है कि आपका दैशिक होता है। क्या होता है? दैशिक होता है ना। द्वितीयक संयोजकता जो होता है वो दैशिक होता है, यानी ये सिर्फ दिशा की जरूरत पड़ती है और यह गहरी रेखा द्वारा, यानी इसे हम गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। किसे भाई? गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अब फिर दिमाग खराब हुआ, यार भाई ये दैशिक क्यों हो गया? क्या हो गया भाई? ये दैशिक क्यों हम कह रहे हैं? तो दैशिक मतलब जैसे हमने देखा था कि उपसंयोजक बंध बनता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए ये लिगेंड है, इसे क्या बोलोगे आप? लिगेंड बोलोगे। ये मान लीजिए हमारे पास लिगेंड है और ये हमारे पास क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। और इसका क्या होता है? आर्बिटल होता है। तो इसका जो आर्बिटल है ना वो कम्प्लीटली कैसा होना चाहिए? वैकेंट, यानी पूर्णतः खाली होना चाहिए। और ये क्या करेगा? अपने आर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी अतिव्यापन करेगा। और अतिव्यापन करने के लिए क्या होता है? यानी 180 डिग्री पर आर्बिटल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लिगेंड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस धातु को क्या करेगा? ये देगा ऐसे ले जा करके। बात आ रहा इसमें। तो हम ये कहेंगे यहाँ आर्बिटलों का अतिव्यापन या आर्बिटल की ओवरलैपिंग बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब दिशा की ज़रूरत है। अब मान लो भाई साहब, अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए ये मेटल है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। अब यहाँ पर आपने क्या है? इसका आर्बिटल यहाँ रखा हुआ है। और आप जो है, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं पवन जी? बढ़िया हैं। चलिए अब कह रहा है कि ये मान लीजिए ये मेटल है। अब मान लीजिए लिगेंड आ रहा है। अब लिगेंड को भाई साहब आप इधर से लेके आ रहे हो लिगेंड का, तो लिगेंड अगर आर्बिटल इधर से आएगा तो यहाँ कैसे बंध बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक जो संयोजकता होती है वो दैशिक होती है, यानी डायरेक्शनल इन नेचर होती है। बात आ रहा इसमें। यानी हम कहेंगे ये बिना दिशा के ये बंध बना ही नहीं सकता। बात आ रहा इसमें। तो वही कहा गया। अच्छा, एक पॉइंट मैंने और यहाँ हो गया, लिख लेंगे। वो क्या कि भाई साहब जो द्वितीयक प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनायनित होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्राथमिक जो संयोजकता है यानी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी जो है, ठीक है,
प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, वो आयनित होती है, यानी आयनित होती है। आयनित मतलब अगर इसे आप जल में तोड़ोगे ना तो ये वियोजित हो जाए, जल में घोल दोगे तो ये वियोजित हो जाएगा, जिसे हम बात पहले सह आयन के रूप में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सह आयन के लिए। वही कह रहा कि प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो आयनित होता है, आयनित होता है ना, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है वो होता है, क्या होता है? द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी जो वैलेंसी है वह अनआयनित होता है। क्या होता है भाई? अनआयनित होता है, अनआयनित होता है, यानी ये आयनों में टूटता नहीं है, यानी नॉन आयोनाइजेबल होता है। बात आ रहा है इस समय। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो देखिए, मैंने कहा कि प्राथमिक जो संयोजकता है वह आयनिक बंध बनाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता की अगर बात करते हैं तो ये उपसंयोजक बंध बनाता है। तो आयनिक जो बंध होता है जब आप जल में घोलोगे ना तो तुरंत आयनित हो जाएगा। जैसे ये मान लो NaCl है ना, तो Na+Cl- तो ये तो आयनित होकर के बाहर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे हमने पढ़ा था K4 है, Fe है, Cn है ना, एक मिनट के लिए, Fe है मान लीजिए, Cn है का होल 6 है, तो ये हमने पढ़ा था कि ये बाहर वाला जो है ये तो बाहर निकल जाता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो हम कहेंगे ये तो 4K+ हो गया। तो ये सह आयन था, इसी को हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या? प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करने वाला। अब यहाँ तो ऋणायन दिया, धनायन दिया, लेकिन ऋणायन हम वहाँ देखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? Fe-Cn है, तो देखिए ये आयनित हो गया, लेकिन ये आयनित नहीं होगा। तो अगर यह इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा मिस्टेक है ना, क्योंकि यहाँ धनायन की बात करें तो ऋणायन वाला ले लें, जैसे मान लो Cu है, SO4 है ना, एक मिनट के लिए, Cu ले लें, NH3 ले लिए और होल 4 ले लिए, और यहाँ पर हम SO4 ले लें, तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा? ये आयनित हो जाएगा भाई, लेकिन ये NH3 आयनित नहीं होगा। तो जो आयनित नहीं होगा वो क्या करेगा? आयोनाइज नहीं होगा, वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसंयोजक बंध का क्या करेगा? निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा। बात आ रहा है इसमें? तो ये हमने देखा। तो सिंपल सी बात है कि हमने ये देख लिया कि जो वर्नर्स थ्योरी है उसमें बताया गया, वर्नर सिद्धांत में, कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वह दो प्रकार की संयोजकता यानी वैलेंसी शो करता है। एक होता है आपका प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी, और एक होता है द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी। एक मिनट के लिए, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। तो क्या कहा गया कि उपसंयोजक यौगिक जो होता है में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी और एक द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी। बताया गया कि प्राथमिक जो संयोजकता होता है वह ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होता है, यानी प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो एनायनों के द्वारा क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। तथा अगर बात करें केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है यानी सेंट्रल मेटल एटम होता है, वह ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि प्राथमिक जो संयोजकता होता है प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह नॉन डायरेक्शनल यानी अदैशिक होती है भाई, आयनिक होता है, कहीं से भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखेंगे इसे हम एक डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, किसे? एक डॉटेड यानी बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक संयोजकता बताया जाएगा, तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उदासीन लिगेंडों के द्वारा यानी न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा क्या होगा? वो सेटिस्फाइड होगा। परंतु अगर हम बात करें तो कभी कभी ऋणायन के द्वारा भी ये संतुष्ट हो सकता है, जब जरूरत पड़ेगी, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर देखें कि सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता जो होती है वह सेंट्रल मेटल एटम के यानी केंद्रीय धातु परमाणु के समन्वय संख्या के क्या होता है भाई? बराबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होता है भाई? बराबर होता है। बात है इसमें। और उसके बाद बताया गया कि द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है भाई? दैशिक होती है, डायरेक्शनल होती है, और इसे हम एक गहरी यानी थिक लाइन से प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनित होती है यानी आयोनाइजेबल होती है, जबकि अगर सेकेंडरी संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो अनआयनित होती है यानी नॉन आयोनाइजेबल होती है। ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भाई इसके एग्जाम्पल की। किसके? एग्जाम्पल की।
तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इन्होंने कई एग्जाम्पल यानी कई तत्वों को लिया था, यौगिकों को बनाया था और उसी के आधार पर ये बताने की कोशिश किए थे। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने कुछ ही यौगिकों पर, कंपाउंडों पर क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था, प्रैक्टिस किया था। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यौगिकों के लिए लागू नहीं हो सके, इसलिए थ्योरी जो था वो फेल हो गया, जो कि हम आगे जा करके कि इसके कमियों में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल इनका क्या कहना था वो देखते हैं। इसमें नंबर 1 एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कह रहा है कि भाई हमारे पास CO है और Cl3 है और यहाँ पर है आपका 6CnH3 है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब कह रहा है कि भाई देखिए COCl3 इंटू 6CnH3 का एक कंपाउंड लिए, यौगिक लिए, जो पीले रंग का था यानी येलो रंग का था। ठीक है, अब इस कंपाउंड को क्या किया गया, यौगिक को ये इन्होंने क्या किया था, AgNO3 से रिएक्शंस करा दिया सिल्वर नाइट्रेट से, यानी AgNO3 से इन्होंने रिएक्शन कराया तो इसके कुल 3 मोल लग गए। कितने? 3 मोल लग गए। अब इससे रिएक्शंस कराया गया तो ये पता चला कि भाई साहब यहाँ तो 3 मोल जो है यानी 3 मोल जो है, ठीक है, 3 मोल जो है वो आपके क्या मिल गए, AgCl मिल गए। 3 मोल क्या मिल गया, AgCl मिल गया। बात है इसमें। अब तो दिमाग चकरा गया कि भाई 3 AgCl कहाँ से आया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो Cl था वहीं से आया होगा। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप COCl3 इंटू 6NH3 को, COCl3 इंटू 6NH3 कंपाउंड को, यौगिक को आप क्या कर दिए, पानी में घोल लिए। और जब पानी में घोले तो Cl माइनस क्या था, ये भाई साहब घूमने लगा, इधर उधर ये घूमने लगा। अब जब ये माइनस जब घूमने लगा तो इसको चाहिए क्या, प्लस, है ना। अब प्लस में जब AgNO3 भी इसमें हम क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, तो ये Ag प्लस और NO3 में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यही जो Ag प्लस होता है वही Cl से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो कितने AgNO3 लगेंगे भाई, 3 लगेंगे, तो 3 AgCl बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो Cl है ना वो तो भाई आयनित हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, पूरे जल में घूम रहा है ना, हीरो बन के घूम रहा है। तो इसको मिलेगा कौन, दूसरा ये विलेन Ag। अब AgCl बना लेगा, क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। बात आ रहा इसमें। इसका मतलब ये Cl जो है वो आयनित होने वाला है, क्या है, आयनित होने वाला है। अगर वो आयनित हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी को, प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोबाल्ट जो होता है उसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है भाई 6। क्या होता है, 6। तो मैंने क्या कहा कि सेकेंडरी जो वैलेंसी यानी द्वितीय जो संयोजकता होती है वह कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या के बराबर होती है। तो इसकी समन्वय संख्या होती है 6, इसलिए यहाँ पर 6 के 6 NH3 आकर के बॉन्ड बना लेते हैं और जिसे बोलते हैं हम उपसहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं हम इसे, उपसहसंयोजक बंध बना देता है। अब जब उपसहसंयोजक बंध बना लेगा तो ये तो आयनित नहीं होगा, यानी ये सेकेंडरी वैलेंसी में चला गया और Cl ही बबुआ घूम रहा था इधर उधर, है ना, और वही बॉन्ड बनाएगा किसके, Ag के साथ। तो यहाँ पर भी AgCl निकलेगा। लेकिन अगर दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखा देंगे कि भाई यहाँ से तो हमारा 3 Cl बाहर हो गया। तो अगर ये 3 प्लस है तो माइनस है, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे, संकुल पे 3 प्लस आ जाएगा। बात है इसमें। तो ये हो गया, यानी जब वर्नर ने क्या किया, COCl3 इंटू 6NH3 को AgNO3 के अधिक से क्रिया कराया तो AgNO3 का 3 मोल क्रिया कर लिया, रिएक्शन कर लिया और AgCl का 3 मोल बनाया, 3 मोल बनाया। इसका मतलब क्या था कि वो जो Cl था वो तो भाई साहब आयोनाइज हो गया और ये क्या किया, द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित, प्राथमिक संयोजकता को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और जो आयनित नहीं हुआ तो कौन नहीं आयनित हुआ, तो NH3 नहीं आयनित हुआ। तो NH3 अगर आयनित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा होगा या कर रहा है। तो चलिए, तो इन्होंने जो बॉन्डिंग दिखाया वो कैसे दिखाया, देखो ऐसे। तो 6 बंध ऐसे दिखाएंगे। कह रहा है इसे द्वितीयक संयोजकता को हम एक गाढ़ी लाइन के द्वारा, गहरी रेखा यानी डार्क लाइन से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने 6 लाइन बना लिया। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट का जो समन्वय संख्या होता है, उपसहसंयोजक संख्या होता है, वो तो 6 होता है, यानी ये 6 बंध बनाएगा, 6 बॉन्ड। तो बनाएगा कौन, किसके द्वारा, तो हम कहेंगे NH3 के द्वारा। तो यहाँ NH3, यहाँ NH3,
यहाँ NH3, यहाँ पर NH3। अब देखो यहाँ पर मैं N पहले लिखूँगा फिर H3 लिखूँगा, ये बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ कहीं गलतियाँ हो सकती हैं। और यहाँ N हो जाएगा और यहाँ पर H3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो Cl कितना हो गया भाई? अब ये तो हो गया द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीयक संयोजकता यानी ये जितने NH3 हैं इसे हमने कहा एक गहरी रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो होगा ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता हो गया, द्वितीयक संयोजकता हो गया, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि ये आयनित नहीं हो रहा था, आयोनाइज नहीं हो रहा था। ठीक, अच्छा। अब बचा क्या? Cl। अब Cl कितना है भाई? देखो 3 है, तो 3 माइनस होगा, तो यानी ये ऐसे डॉटेड लाइन से, किससे? डॉटेड लाइन से हम इसे दिखा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Cl। यहाँ भी क्या करेंगे आप? डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका Cl। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं, चाहे इधर दिखाए चाहे जहाँ दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा स्टाइल में हम लोग लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा आपका Cl, यानी ये द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, तो यहाँ NH3 आपका प्राथमिक, NH3 जो था वो प्राथमिक संयोजकता, और जो Cl हमने डॉटर दिखाया, ठीक है, NH3 द्वितीयक संयोजकता, जो हमने डॉटर दिखाया ये क्या है? आपका प्राथमिक संयोजकता है। क्या है? प्राथमिक। तो अगर इसमें पूछा जाए कि प्राथमिक संयोजकता कितना है तो कहेंगे 3 है। तो कहेंगे किसके द्वारा संतुष्ट हो रहा है? तो कहेंगे Cl माइनस के द्वारा संतुष्ट हो रहा है। अगर ये पूछा जाए कि अच्छा ये बताया कि इसमें द्वितीयक संयोजकता कितना है, तो हम कहेंगे भाई 6 है। अगर कहा जाए कि किसके साथ ये संतुष्ट करता है यानी सेटिस्फाइड करता है? द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीयक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट कर रहा है? तो हम कहेंगे NH3 के द्वारा, सेकेंडरी वैलेंसी। हो गया? अच्छा, ये हमने पहला एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अच्छा। अब हुआ क्या आगे? जब इन्होंने क्या किया भाई, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा कुछ यौगिकों को बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, कुछ लिमिटेड ही थे, लेकिन इसी से रिलेटेड थे। तो CO ले लिया इन्होंने और CH3 ले लिया। अब वहाँ 6 था, अब यहाँ पर 5 NH3 लगा दिए। कितना लगा दिए? 5 NH3 लगा दिए, और फिर इसे घोल लिए पानी में, और फिर उसमें क्या डाल दिया? AgNO3 डाल दिया गया। कितना? AgNO3 अधिक में डाल दिया गया, ज़्यादा मात्रा में। अब जब एक्सेस में डाल दिया गया तो ये क्या हुआ? जब रिएक्शन किया तो भाई पता चला कि यहाँ से केवल 2 AgCl मिल रहा है। कितना? 2 AgCl मिल रहा है ना। तो जब 2 AgCl का प्रिसिपिटेट मिलता है, अवक्षेप मिलता है, तब फिर समझ में आता है अच्छा इसका मतलब भैया 2 ही Cl बाहर निकल रहा होगा, है ना। कितना Cl? 2 ही Cl बाहर निकल रहा होगा, 2 ही Cl आयोनाइज हो गया होगा। बात आ रहा इसमें? इसका मतलब कि हमारे पास 2 मोल AgNO3 लगे होंगे और 2 मोल AgCl निकला होगा। कितना मोल? 2 मोल AgCl निकला होगा। बात आ रहा इसमें? अब इसका मतलब ये वो समझ गए कि भाई साहब ये जो दोनों Cl है ना 3 में से, वह उसमें से खाली 2 ही बाहर निकल रहे हैं, यानी 2 ही आयोनाइज होंगे। तब कहेंगे लिख लो ऐसे, क्या? CO लिखेंगे, है ना। उसके बाद NH3 कितना था भाई? कहेंगे NH3 है आपका 5, तो यहाँ 5 हो गया। उसके बाद किसको लिखेंगे? एक Cl बचा हुआ था तो एक Cl लिख लो। तो ये हो गया, देखो 5 और 1 6। मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका जो समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर समान होता है, बदलता नहीं है। तो पहले भी 6 दिखा रहा था, अभी 6 दिखाएगा। तो 5 यहाँ से NH3 से मिल गया और एक Cl से मिल गया। 6 मिल गया कि नहीं मिल गया? तो 6 मिल गया। अब बचा क्या? तो हम कहेंगे यहाँ से 2 Cl बाहर निकल रहा था, तो इसी को हम कहेंगे ये हो गया 2 Cl माइनस, और वही Ag प्लस से रिएक्शन करके क्या बना लेता है भाई? AgCl बना लेता है 2। बात है इसमें? अब यहाँ 2 Cl माइनस निकला तो इस पर क्या आ जाएगा भाई? 2 प्लस आ जाएगा। 2 Cl माइनस निकला तो 2 प्लस आ गया। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो हम ऐसे तो दिखाएंगे 6 बंध बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया भाई? 6। तो यहाँ पर NH3 कितने हैं? देखो 5 हैं, देखो यहाँ पे 5 है, तो हम 5 पहले लिख लेंगे NH3 को लेकर के। 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ NH3 5 हो गया।
बचा क्या, एक बचा। तो देखिए एक यहाँ पर आपका Cl है, तो यहाँ Cl हो गया, है ना। अब देखिए अब मजा आने वाला है क्या, कि ये जो Cl है ना दो, ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा। और प्राइमरी वैलेंसी कैसे लिखते हो, यानी प्राथमिक संयोजकता, तो हम कहेंगे इसे हम डॉटेड लाइन से लिखते हैं, तो ये डॉटेड हो जाएगा। यहाँ पर हम Cl, इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से लिख रहे हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे, अच्छा लगे और आप पढ़ें आराम से। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक Cl, यहाँ पर एक Cl लगा दीजिए, 2 Cl हो गया कि नहीं हो गया, देखो 2 Cl हो गया। अब ये हो गया। अच्छा अब इस Cl का क्या होगा, तो अरे भाई पूछेंगे अरे कि तेरा क्या होगा कालिया, मतलब ये जो Cl है भाई इसका क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जो द्वितीयक संयोजकता है, यानी जो निगेटिव है यानी ऋणात्मक है, ठीक है, तो ऋणावेशित जो तत्व है आयन है, वो क्या कह रहा है, शुरुआत में मैंने कंडीशन ही बताया कि ऋणावेशित जो आयन होता है, निगेटिव जो आयन होता है, वो तो प्राइमरी वैलेंसी दिखाएगा ही दिखाएगा, 100% है। अब देखिए तो इसका मतलब ये जो Cl आप दिखा रहे हो ना, यहाँ पर ये जो Cl है ये 2 टाइप का वैलेंसी शो कर रहा है, एक सेकेंडरी वैलेंसी भी दिखा रहा है और एक प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है, यानी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता ये दोनों दिखा रहा है। कौन, ये Cl दिखा रहा है। बात है इसमें। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये यौगिक दे देगा COCl3 × 5NH3 में, तो ये बताना पड़ेगा कि भाई अच्छा बताओ कि इसमें कितने जो है Cl केवल प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी प्राइमरी वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। तो कहेंगे 2, कितने, 2 ही थे, है ना। अब तीसरा वाला कौन था भाई, तो हम कहेंगे ये तो तीसरा जो Cl है ना, इसके पास तो 2 कैरेक्टर है, यानी ये मिला हुआ आदमी है, यानी प्राइमरी वैलेंसी भी है, यानी प्राथमिक संयोजकता भी है और द्वितीयक संयोजकता भी प्रदर्शित कर रहा है। बात क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए अब ये जब ये देख लिए कि भाई साहब इसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी ये जो इसमें जो है Cl- ये तो 2 टाइप का देख रहा है, तो इन्होंने फिर एक और टेस्ट कर लिया। क्या मतलब, टेस्ट करते जा रहे हैं और बच्चों का टेंशन बढ़ाते जा रहे थे, है ना, कि पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पर CO है, यहाँ पर Cl3 ले लिए और यहाँ पर अब पहले 6 लिए थे, फिर 5 लिए, अब 4 NH3 लिए, कितना, 4 NH3 ले लिए। अब एक NH3 कम करते जा रहे हैं। अब इस कंपाउंड को जब वो क्रिया कराए तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का। ऊपर वाला जो था वो बैगनी रंग का था, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब जब इससे क्रिया कराए, रिएक्शन कराए, तो पता चला कि भाई साहब इसमें तो एक ही Cl निकल रहा है, कितना, एक ही AgCl बन रहा है, कितना, केवल 1 मोल। अब बवाल है, इसका मतलब क्या है कि भाई केवल AgNO3 यानी AgNO3 का केवल 1 ही मोल लगेगा। कितना मोल, केवल 1 मोल लगेगा। अब यहाँ पर ये पता चला, अच्छा इसका मतलब भाई 1 Cl निकल रहा होगा, है ना। इसका मतलब ये जो 3 दिख रहे हैं ये उतने हैं नहीं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसमें केवल 1 ही Cl बाहर निकल सकता है। अच्छा तब तो कहेंगे इसको बॉक्स बना के बंद करते हैं। पहले बॉक्स बना लो, तो यहाँ CO लिखो और यहाँ Cl3 लिखो, सॉरी NH3 लिखो। NH3 कितना है भाई, देखो 4 है, तो यहाँ से 4 ले लिए और बचा कितना, 2 और चाहिए, 6 चाहिए हमें, तो 2 यहाँ Cl से ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा Cl2। तो CONH3 का होल 4 हो गया Cl2। अब बचा क्या, एक Cl बचा, उस Cl को बेचारे को बाहर अकेला छोड़ दियो, ये लवारिस घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस। अब वही Ag+Cl- जो लवारिस घूम रहा था इधर उधर, वही कौन पकड़ लेगा, Ag+ पकड़ लेगा और वही बना लेगा क्या, AgCl। बात आ रहा में। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसकी संरचना को, स्ट्रक्चर को कैसे हम दिखाएंगे, ज्योमेट्री को, तो देखिए तो यहाँ पर भी पहले तो हम 6 बनाएंगे। ये हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, हमारा नहीं मतलब CO का जन्म सिद्ध अधिकार है कि भाई हम 6 दिखाएंगे, हमको 6 चाहिए, नहीं तो लोट के रोएगा आरास में। तो कह रहा अच्छा कैसे भाई, ले लो। तो कह रहा क्या, कह रहा NH3 ले लो। कितना NH3 है भाई, कह रहा 4 ले लो, तो ले लो 4, तो 4 NH3 ये दे देगा बेचारा। अब नहीं पूरा हो रहा है तो क्या करेगा, तो कहेगा ये Cl का भाई सहारा लेना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है, तो यहाँ पर 2 Cl का सहारा ले लेगा, 6 हो जाएगा। बात आ रहा में। अब क्या करेगा, यहाँ पर देखेंगे क्या,
कि ये जो NH3 है ये तो भाई साहब ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये जो Cl है ना, ये क्या है, मैंने कहा था कि जो ऋणावेशित लिगेंड हो गए यानी निगेटिव जो आपका आयन होगा, ऋणावेशित आयन होगा, वो तो प्राथमिक शो करेगा ही करेगा। वो तो बाद की बात है कि भाई नहीं चल रहा था काम तो हमने द्वितीयक बनवा दिया, तो ये प्राथमिक दिखाएगा। तो इसलिए इसे हम डॉटेड से भी दिखाएंगे और एक गहरी लाइन से भी दिखाएंगे। यहाँ भी एक डॉटेड से दिखाएंगे, एक डार्क लाइन यानी गहरी से दिखाएंगे। यानी इसमें दो Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ द्वितीयक वैलेंसी यानी सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। बात है इसमें। अब ये देखो, अब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बुक में देखिए ध्यान में रखेंगे, बुक में ये जो Cl है हो सकता है नीचे ऐसे इधर उधर दिया हो, है ना, तो आप यहाँ टेंशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये आयनिक है, प्राथमिक स्थिरता आप कहीं भी दिखा सकते हो, इसकी बॉन्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब फिर और ज़्यादा, ये तो इन्हें और मज़ा आने लगा, किसको, वर्नर को, भाई साहब को, है ना। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब इनको और मज़ा आने लगा कि भाई एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। लेकिन अब नहीं समझ रहे हैं ना कि बच्चों का टेंशन बढ़ रहा है। अब मैं कैसे बताऊँ इनको, COCl3, अब ये 3NH3 ले लिए, अब 3NH3 लिए तब बवाल हो गया। कह रहे हैं ये तो भाई AgCl एको ना बना रहा, यानी एक भी AgCl नहीं बना रहा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई आयन नहीं बनता है, यानी कोई आयन नहीं बनता है, यानी आयोनाइज ही नहीं होता है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसको 6 चाहिए था, तो 3 तो NH3 से मिल जाएगा और 3 यहाँ से मिल जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हो गया आपका 6, तो यानी 6 हो गया। तब कहेंगे तो कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है ना, ऐसे 6 बना लेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए हमने NH3 लगा दिया, यहाँ हमने NH3 लगा दिया, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए NH3 आपने यहाँ लगा दिया, Cl था यहाँ लगा दिए, यहाँ Cl था, और यहाँ 3 Cl और 3 NH3 हो गए। अब क्या कहा गया कि भाई जो ये Cl है ना, ये तो डुअल नेचर दिखाएगा, है ना, यानी 2 प्रकार का नेचर है इसका, यानी ये सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी भी दिखाएगा। तो इसलिए हम इसे डॉटेड भी से भी दिखा लेंगे, इसको भी डॉटेड से दिखा लेंगे। बस यही कुल मिलाकर के इनकी कहानी थी। और ये जो था आपका COCl3 × 3NH3, ये जो था आपका बैगनी रंग का था। कैसा था? बैगनी यानी वायलेट कलर का था। ये बात ध्यान में रखें। चलिए, तो अच्छा, अब इससे हमें क्या समझने को मिला? तो हमने ये देख लिया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। अच्छा, मैं एक आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो जो NCERT में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम देखते हैं। देखिए, ये NCERT का एक क्वेश्चन है ना, जो आपको मिलेगा 9.1, जो कि पुरानी बुक अगर है तो 9.1 मिलेगा, और अगर नई बुक है तो आपको 5.1, क्योंकि ये चैप्टर अब पहले 9 था, बीच में कुछ चैप्टर हट गए, इसलिए आपको केवल 5 ही चैप्टर में पढ़ाना है, इसलिए ये 5वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उदाहरण में जाएंगे, एग्जाम्पल में वहाँ मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जलीय विलयनों में से किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर, ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता, यानी कह रहा है कि हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया है यानी एक्वा सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में, और उसका हमें सेकेंडरी वैलेंसी बताना है ना। अब देखिए फार्मूला दिया हुआ, सूत्र ये है, और 5 दिया हुआ है, और यहाँ कह रहा है अधिक में यानी एक्सेस में AgNO3 के साथ मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या दिया है। यानी कह रहा है कि भाई जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी AgNO3 हमने भर भर के डाला हुआ है, अब उसे नहीं भाई कितना रिएक्शन कर रहा है उसकी बात कर रहा है। तो रिएक्शन करके कह रहा है कितना AgCl बना रहा है, उसके मोलों की संख्या को हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। अब चलिए हम पहला बात कर लेते हैं। पहला ये कह रहा है कि पहला जो है, जब हमने PdCl2 और 4NH3 हमने लिया,
तो इसमें से 2 मोल AgCl बने। कितने? 2 मोल AgCl बने। इसका मतलब क्या है कि भाई ये दोनों Cl क्या हो रहे होंगे? बाहर। यानी हम कहेंगे कि इसको थोड़ा समझेंगे। देखो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि PD है और जो Cl2 है ना, ये इंटू NH3 है। कितने में? 4 में। 4 NH3 है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 2 AgCl बना रहा है, कितना? देखो 2 AgCl अगर बना रहा है तो इसका मतलब दोनों Cl बाहर निकल जाते होंगे। तो बचा कितना? 4 NH3 बचा। तो इसी को PD लिख लोगे और NH3 जो हो जाएगा आपका होल 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 Cl माइनस हो जाएगा और इस पर 2 प्लस हो जाएगा। यही ना होगा? तो बॉक्स में लिखे कितने हो भाई? तो देखो 2 Cl तो बाहर चला गया, यानी वो प्राइमरी वैलेंसी दिखाएगा। तो बचा कौन? ये PD NH3, यानी 4 बचा। तो 4 NH3 बंद बनाया होगा, यानी इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो सेकेंडरी जो वैलेंसी है, यानी द्वितीयक संयोजकता जो है, द्वितीयक संयोजकता जो है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है, वो कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 NH3 बनाया हुआ है। बात आ रहा इसमें? कितना? 4। तो यहाँ हो गया आपका 4, यानी पहले वाले का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका पहले का। अच्छा, अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं भाई, NiCl2 और 6H2O को जब हम क्रिया कराते हैं, रिएक्शंस कराते हैं AgNO3 से, तो इसका भी 2 मोल मिल रहा है। इसका मतलब फिर वही बात आ गई भाई, है ना? इसका फिर वही मैटर आ गया। क्या मैटर? कहने का मतलब है कि जब ये Ni था, Ni है और Cl2 है इंटू 6H2O है, अगर ऐसे मान लीजिए। अब ये जो है कह रहा है कि भाई 2 AgCl मिल रहा है। कितना? 2 AgCl मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों Cl निकल रहे होंगे, है ना? इसका मतलब 2 AgNO3 से रिएक्शन कर रहा होगा 2 मोल से। बता रहा इसमें? तो इसका मतलब ये दोनों Cl निकल गए, तो बचा कौन? वाटर, जल बचा। तो Ni लिखोगे और H2O लिखोगे और इसका कितना हो जाएगा? होल 6 हो जाएगा, और दोनों Cl क्या हो जाएंगे भाई? बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो H2O जो है वही केवल लिगेंड का काम करेगा, यानी वही जो है द्वितीयक संयोजकता दिखाएगा। Cl तो चला गया भाई साहब बाहर, बेवफा हो गया ये, यानी बेवफाई कर गया ये। Cl भाई बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या है कि द्वितीयक जो संयोजकता है, सेकेंडरी जो वैलेंसी है, वो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 6H2 है तो 6 बंद बनाएगा। तो इसका मतलब जो है द्वितीय में इसकी जो वैलेंसी हो गई वो हो गया आपका 6। चलिए अगला देख रहे हैं कि जैसे कह रहा थर्ड PtCl4 और 2HCl है। कह रहा ये तो 0 हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो कह रहा 0 हो गया। इसका मतलब जब ये AgCl एक भी नहीं निकल रहा है, मतलब AgCl एक भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब जितना इसमें दिया है वो सब लिगेंड होंगे। तो सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर दिया है PT, यहाँ पर PT जो है और Cl4 जो है इंटू 2HCl जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसमें एक मिनट, है ना? तो यहाँ पे PtCl4 है और 2HCl है। इसका मतलब तो इसका मतलब क्या है? ये Cl भी सेकेंडरी वैलेंसी दिखाएगा और HCl भी 2 है, तो 4 इसका और 2 इसका। क्यों? क्योंकि कोई आयन नहीं बन रहा है, यानी कोई AgCl नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या आ गया? 4 ये और 2 6, यानी इसमें भी कहेंगे कि द्वितीयक संयोजकता कितनी है भाई? 6। आया बस में? अब यहाँ बात करते हैं COCl3 है और 4NH3 है। COCl3 है इंटू 4NH3 है। इसको कह रहा है जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो कह रहा है कि भैया एक AgCl बन रहा है। कितना? एक AgCl बन रहा है। इसका मतलब कि कुछ तो बवाल है, यहाँ लोचा है।
अब उसको देख लेते हैं क्या लोचा है। देखो यहाँ पर CO है और यहाँ Cl3 है और 4NH3 है। अब जब हम इसे AgNO3 से रिएक्शंस करा रहे हैं तो कह रहा है भाई हमें एक AgCl निकल रहा है। कितना? 1 AgCl। इसका मतलब यहाँ से एक ही Cl बाहर निकला होगा और इसमें अंदर रहा होगा। तो इसको अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर 2 प्लस है, इसमें अगर देखते हैं तो CO हो जाएगा और NH3 कितना हो जाएगा का होल 4 हो गया और 2 Cl अंदर हो गया और एक Cl बेचारा बाहर हो गया, इसको भगा दिया, यानी ये प्लस हो गया। तो ये Cl क्या हो गया बाहर और यही Ag के साथ रिएक्शन करेगा और AgCl बनाएगा। तो इसमें देखेंगे तो 4 ये है और 2 ये है, 4 2 6, यानी इसकी भी संयोजकता कितनी आ जाएगी द्वितीयक, तो हम कहेंगे 6 आ जाएगी। अच्छा, अगला कह रहा है कि भाई यहाँ पर PtCl2 है और यहाँ 2NH3 है। कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया। अब कह रहा है जब इससे रिएक्शंस आप करा रहे हो ना, यहाँ से 5वें वाले से, तो ये तो कह रहा है भाई साहब ये तो 0 है, यानी ये तो आयनित ही नहीं होता, आयनाइज ही नहीं होता तब। तो इसका मतलब जितने उसमें लिगेंड होंगे वो सब द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है भाई, Cl देखो 2 है और ये NH3 भी क्या है आपका 2 है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखते हो, PtCl2 और NH3 का होल ट्वाइस, ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर बात करेंगे 2 ये और 2 ये, कितना हो जाएगा 4। तो 4th अगर देखोगे, 5th है ये था आपका 3rd, 4th और 5th। तो इसकी वैलेंसी कितने हो जाएगी सेकेंडरी, तो कहेंगे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर। तो ये था आपका NCERT का क्वेश्चन, ठीक है। 5th का 5 सेकेंडरी वैलेंसी, नहीं देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 2 2 4 ही होगा ना। देखिए 2 इसका NH3 का और 2 Cl2 का, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। ये हमने NCERT का 9.1 जो क्वेश्चन था उसको हमने देख लिया उदाहरण। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मैंने आपके लिए मतलब लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें देखिए कह रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है वह नहीं और बहुत मार्वलस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई PtCl4 है तथा NH3 के संयोग से, PtCl4 तथा NH3 के संयोग से 5 जटिल यौगिक यानी A बन रहा है, फिर B बन रहा है, फिर ये C बन रहा है, फिर ये D बन रहा है और तथा E का निर्माण हो सकता है, यानी बन सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, निर्माण करो, क्या दिक्कत है। तो कह रहा है हो सकता है, कह रहा है A, B, C तथा D के 1 मोल की क्रिया AgNO3 के अधिक से कराने पर, यानी जो हमारे पास ABCD बने हुए हैं इनको जब हम क्रिया कराते हैं तो क्रमशः कह रहा है इसके 4 मोल, यानी पहले वाले का 4 मोल क्रिया करता है, दूसरे वाले का 3 मोल बना क्रिया करता है, तीसरे वाले का 1 मोल, 2 मोल, चौथे वाले का 1 मोल AgCl का निर्माण करता है। बात है इसमें। अच्छा, अब कह रहा है E का AgNO3 की क्रिया कराने से AgCl बनता ही नहीं है, तो सिंपल सा बात है भाई, आयनित नहीं होगा और क्या। अब कह रहा है इसके विलयनों की चालकता अग्र लिखित क्रम में है, कह रहा है A की चालकता ज़्यादा है, B की चालकता से कम है, मतलब A की चालकता ज़्यादा है B से और B जो है ज़्यादा है C से, C ज़्यादा है चालकता मतलब कंडक्टिविटी। तो यानी जब हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, चालकता की बात करते हैं, तो ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, B जो है कम, C और कम, D और कम और E और कम। कह रहा वर्नर के सिद्धांत के आधार पर ABCDE की संरचना लिखो, स्ट्रक्चर लिखो, है ना, स्ट्रक्चर लिखो और तथा प्रत्येक आयनन से बनने वाले आयनों की संख्या लिखे। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये दिखाना है। चलिए एकदम सिंपल सा उड़ाते हैं। तो पहला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सूत्र यानी फार्मूला, यहाँ सूत्र मतलब फार्मूला होता है।
और यहाँ संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे, जो हमें लिखना है संरचना यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला। और यहाँ लिखना भाई आयन, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ आयन यानी आयनों की संख्या। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आयनों की संख्या, ठीक है, ये हो गया। आयनों की संख्या, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। आयनों की ये हो गया आपका संख्या, ठीक है। अच्छा, सूत्र में जो दिया हुआ है ए वाला क्या बन रहा था उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए में बन रहा था आपका PtCl दिया हुआ था, PtCl4 और इंटू 6NH3, ठीक है, ये दिया हुआ था। अच्छा, अब इसकी अगर हम संरचना लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कह रहा Pt, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो है 4 मोल AgCl देता है, कितना मोल, 4 AgCl देता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये 4 AgCl देता है, इसका मतलब कि भाई चारों Cl माइनस जो होते थे वो बाहर निकलेंगे, चारों Cl माइनस क्या होंगे भाई, बाहर निकलेंगे, आयनित होंगे, तो इसका मतलब Cl को हम बाहर रखना पड़ेगा, तो वही है। तो यहाँ पर लिखेंगे Pt और यहाँ लिखेंगे क्या, NH3। अब कह रहा है कितने संख्या में, तो कहेंगे 6, हो गया। और इसको एक कोष्टक में बंद करेंगे ब्रैकेट में, और ये चारों Cl को बाहर लिख देंगे Cl4। अच्छा, जब ये आयनित होगा तो क्या क्या बनाएगा, देखिए Pt बनाएगा, NH3 का होल 6 बनाएगा, है ना, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो एक बन गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय मंडल या परिसर। तो यहाँ पर कहेंगे तो 4Cl माइनस क्या हो जाएंगे, बाहर, 4Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि भाई आयनों की संख्या बताओ, कितना आयन बनेगा, कितना आयन बनेगा। तो देखो ये टोटल एक आयन है ना, देखो प्लस से में नहीं मतलब है, इस पर कितना प्लस है उससे मतलब नहीं है कितना, कहेंगे 1, और Cl कितना है 4, तो हम कहेंगे 1 प्लस यानी 1 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो 4 1 5, यानी टोटल आयनों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। चलिए, अब ये कह रहा है जो बी हमारा बना था, ठीक है, बी जो हमारा बना था वो क्या बना था, लिया गया था, तो कह रहा है इसको हमने लिया था PtCl4 ही लिया था, और यहाँ पे हमने 5NH3 लिया था, यानी एक NH3 को यहाँ घटा दिया। जब इससे क्रिया कराया, रिएक्शन कराया AgNO3 से, तो ये पता चला कि भाई इसमें तो 3 Cl बाहर निकल रहे हैं, यानी 3 AgCl बनना है, कितना, 3 AgCl बनना है। इसका मतलब 3 Cl बाहर होगा, एक बबुआ अंदर होगा। तो यहाँ लिखोगे Pt और लिखोगे NH3 का होल 5, है ना, 5 यहाँ से और एक यहाँ से, 6 ले गए, 6 भाई चाहिए इसको, और 3 Cl3 है। अब ये ध्यान में रखेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे कितना लेगा, ये तो डिसाइड कर रहा है कि भाई जब ये 3 AgCl दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 Cl अंदर होगा, 3 बाहर होगा, सिंपल सा है, इसलिए वो 3 AgCl दे रहा था। तो इसको अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, Pt लिखोगे, NH3 लिखोगे, होल 6 लिखोगे, और जब ये 3 Cl माइनस बाहर निकल जाएगा तो इस पर क्या आएगा, 3 प्लस आएगा। अब आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, एक आयन ये बन गया और 3 ये बन गया, तो यहाँ पर कहेंगे 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी में 4 होगा, हाँ सही है, वेरी गुड, शिवम एक्टिव है, सही है, वेरी गुड। चलिए, अगर हम यहाँ पे हम सी की बात कर लेते हैं, सी जो है वो क्या कह रहा है, सी में ये कह रहा था कि हमने ले लिया Pt और Cl4 ही रखा, लेकिन हमने यहाँ पर 4NH3 लगा दिया, कितना लगा दिया, 4NH3 लगा दिया, और जब इसको 4NH3 लगाया तब ये कह रहा है कि भाई ये तो केवल 2 ही आयन दे रहा था, कितना आयन, 2 आयन, तब तो हम कहेंगे इसको भी देख लो, तो इसको लिखोगे Pt NH3 और का होल 5, और अब ये सॉरी होल 4 है ना, अब इसको चाहिए कितना, 6, तो 4 तो NH3 से मिलेगा, 2 Cl से मिलेगा, तो Cl2 हो जाएगा। इसीलिए ये 2 Cl को बाहर कर रहा था
और 2 AgCl बना रहा था। कितना AgCl बना रहा था भाई? तो कहेंगे 2 AgCl बना रहा था। तो 4 2 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर Pt हो जाएगा और +1 प्लस ऑफ AgCl फॉर्म, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर Pt हो जाएगा NH3 हो जाएगा का होल 4 होगा और ये Cl2 होगा और यहाँ पर 2Cl माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 आयन इसके फॉर्म होंगे और इसके 2 आयन होंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा भाई? 3। तेरी टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर कुल आयनों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 3। ठीक है। अच्छा, एक और किया गया था D वाला। D में क्या किया गया? फिर एक कम कर दिया गया। तो Pt ले लिए और Cl4 लिए और 3NH3 ले लिए। अब ये कह रहे हैं जब इससे हम रिएक्शंस करा रहे हैं तो खाली एक AgCl बाहर निकल रहा है। कितना? एक AgCl बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 यहाँ से और एक Cl यहाँ से। तो Pt हो गया और NH3 3 हो गया का होल थ्राइस हो गया और Cl यहाँ 3 अंदर हो जाएंगे, अब 6 बन जाएगा और ये कहना Cl बाहर निकलेगा और यही AgNO3 के साथ रिएक्शंस करेगा और AgCl बनाएगा। ये ना होगा? तो इसको देख लेंगे। तो यहाँ लिखे क्या? Pt और यहाँ लिखेंगे NH3 का होल थराइस लिखेंगे, Cl3 लिख लेंगे और ये प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो इसका एक और इसका एक आयन, देखो एक आयन इसका एक आयन इसका, तो कितना बन जाएगा? 2 आयन। तो इसमें कितने आयन बन सकते हैं? यहाँ पर 2 आयन बनेंगे। अच्छा, लास्ट वाला देख लेते हैं। कह रहा है लास्ट वाला भाई रिएक्शन ही नहीं करता, यानी AgCl देता ही नहीं। नंबर 1 प्लस नंबर ऑफ आयन, हाँ ऐसा कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो कह रहा है Pt है और यहाँ Cl4 है और यहाँ पर 2NH3 ले लिया गया E वाला। अब ये कह रहा कि ये तो भाई रिएक्शन ही नहीं करता, तो काहे रिएक्शन करेगा? पागल है? नहीं पागल है। क्यों? क्योंकि इसको 6 चाहिए तो 2 यहाँ से मिल जाएगा NH3 से और 4 यहाँ से मिल गया Cl से। क्या हमारा काम हो गया? ठीक है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। तो ये हाल यही है कि हमको 6 चाहिए, हमने 6 ले लिया, अब तुम जानो। तो कह रहा है कि अब तो यहाँ कोई Cl मिला ही नहीं, तो AgNO3 घूमता रह गया बेचारा, एक भी Cl नहीं पाया और वापस लौट आया, यानी कोई आयन नहीं। क्या हो जाएगा? कोई आयन नहीं बनता है, यानी कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये 0 हो गया। अब वही एक कंडक्टिविटी पूछ रहा है, चालकता पूछ रहा है। भाई चालकता कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा होगा? तो ये सिंपल सी हमने रूल लगा दिया कि भाई साहब हमारे पास जितने ज़्यादा, हमने क्या कहा है, चालकता यानी कंडक्टिविटी किसके कारण आती है? तो आयनों के कारण आते हैं। किसके कारण? आयनों के कारण। जितना ज़्यादा आयन होगा उतने ज़्यादा गति करेगा और जितना ज़्यादा वो मूव करेगा, गति करेगा, उतनी ज़्यादा चालकता आएगी। इसीलिए ये देख रहे हो यहाँ पर पहले वाले में 5 आयन बन रहा है, यहाँ 4 आयन बन रहा है, यहाँ 3 आयन बन रहा है, यहाँ 2 आयन बन रहा है, यहाँ 0 आयन बन रहा है। तो इसका मतलब इसकी चालकता पहले वाले के सबसे ज़्यादा, ए की, बी का उससे कम, सी का उससे कम, डी का उससे कम और ई का सबसे कम होता है, जैसा कि यहाँ पर अब क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए तो यही कह रहा है कि हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर PtCl4 और 6NH3 है और यहाँ पर ए बन गया, ए बन गया, ए बन गया, ए बन गया। तो इसे रिएक्शन कराया तो कह रहा है कि का 4 मोल बना, देखा हमने। एक का 3 मोल बना, वो भी देखा हमने। एक का 2 बना, वो भी देखा हमने। एक का 1 मोल बना, किसका? AgCl का, वो तो सब बना। लेकिन ई वाला लास्ट वाला नहीं कर रहा था, रीज़न वही था कि भाई Cl बाहर नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पर इनमें विलेनों की जो चालकताएं हैं वो नग्र हैं। तो चालकता किसका ज़्यादा होगा? जिसमें आयन ज़्यादा था। तो इसमें हमने देखा कि इसमें 5 आयन था, इसमें 4 आयन था, इसमें 3 आयन था, इसमें 2 आयन था, इसमें 1 था। तो चालकता सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ए का, उससे कम बी का, उससे कम सी का, है ना। तो यहाँ पर था 5 आयन, यहाँ पे 4 आयन, यहाँ पर 3 आयन, यहाँ पर 2 आयन,
ABCD है ना, और ई वाले में क्या था, ई वाले में तो 0 था, उल्टा हुआ है ABCDE। इसमें हो जाएगा 0, है ना, ये 0 आंसर। तो ये हमने देख लिया उपसंयोजक यौगिक के बारे में, है ना। तो इस तरीके से हाँ, ई वाला कह रहे हैं कि आप इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करेगा। हाँ, अभी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट नहीं कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा, बता इसमें। तो ये हो गया हमारे बारे में, यानी इसके बारे में हमने डिटेल में जान लिया, यानी वर्नर्स थ्योरी क्या होता है। अब बात करते हैं भाई इसकी लिमिटेशन की, यानी इसकी कमियां क्या हैं। छोटा सा है टॉपिक, है ना, लिमिटेशन पूछता है ना, सीमाएं, क्या ड्रॉबैक था। तो ड्रॉबैक यही था कि भाई देखो, सिंपल सी बात है कि वर्नर्स जो थ्योरी है ना, एक मार्वलस थ्योरी थी, बंदा एक महान आदमी था, मतलब बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट। कैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, डिस्कवरी थी ना, जब ये थी सिद्धांत, यानी ये जो वर्नर्स थ्योरी जब दी गई थी, वर्नर का सिद्धांत दिया गया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हो पाई थी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई है और आप बंध को बना रहे हो, बॉन्ड बनवा रहे हो और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी आपके पास साइकिल बना ही नहीं है और आप साइकिल चला रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप मतलब सपोज कर रहे हो। तो वही काम है, इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई है और ये बंद बना रहे हैं, मतलब गजब की थ्योरी थी। अब जब उस समय भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी खोज ही नहीं हो पाई थी, तो बहुत ज़्यादा इसमें कमियां आ जाएंगी। तो वही कारण यही था, ठीक है, कि वर्नर का जो पहला देखिए सिद्धांत क्या कह रहा है, इसमें क्या ड्रॉबैक था, कमियां क्या थी। तो पहला ये कह रहा था कि जटिल यौगिकों के कुछ धातुएं ही क्यों बनाती हैं, यानी इसकी कोई व्याख्या नहीं करता है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो मैंने क्या कहा कि वो जो मैंने शुरुआत में 5-6 यौगिक लिया था, कंपाउंड लिया था, उसी को मैं बार बार बता रहा था। तो जो वर्नर्स थे ना, वो केवल कुछ ही कंपाउंड बनाए थे अपने अकॉर्डिंग और उसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर ये नहीं बता पा रहे थे कि और बाकी सब जो एलिमेंट हैं वो भाई साहब, जैसे एल्युमिनियम हो गया, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्यों नहीं बना पाते हैं, ये क्यों नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये क्यों नहीं बनाते हैं। तो उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था, क्योंकि भाई साहब उनकी गलती भी नहीं था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई है और आप बता रहे हो, तो ये दिक्कत है। अगला कह रहा है कि यौगिक जो है ज्यामितीय संरचना, यानी यह जो सिद्धांत है वह यौगिकों की ज्यामितीय संरचना की व्याख्या करने में असफल रहा, यानी ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होगा इसका, यानी यह जो सिद्धांत है वो यौगिकों की जो ज्यामितीय संरचना है की व्याख्या करने में असफल था। अब ये नहीं बता पा रहा था ना कि भाई ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल है यानी अष्टफलकी है, टेट्राहेड्रल है चतुष्फलकी है, या स्क्वायर प्लेनर होगा यानी वर्ग समतली होगा, यानी कौन सी संरचना होगी भाई, उसकी क्या ज्यामितीय संरचना होगी, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर पाए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो सिद्धांत था, यानी ये जो वर्नर का सिद्धांत था, थ्योरी था, उसमें कह रहा है कि यौगिकों के चुंबकीय यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, और उसका जो कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है यानी प्रकाशिक जो गुण होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। यानी चुंबकीय गुण मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कोई जो सब्सटेंस है वो प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा यानी अनुचुंबकीय होगा, यानी कोई भी एलिमेंट अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, या उसी के इंग्लिश में कहें कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। और इसके प्रकाशिक गुणों को, यानी ये जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कोई जानते हैं कि अगर हम प्रकाश की किरणें डालें तो अगर वो लाइट को क्या करता है, हमने पढ़ा था समतल ध्रुवीय प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज लाइट, अगर उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो हम कहेंगे वो प्रकाशिक गुण दिखा रहा है यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये सब की व्याख्या ये नहीं कर पाया था, तो ये इसके क्या थे, कुछ ड्रॉबैक थे, कमियां थी, ठीक है। तो यह सिद्धांत कह सकते हैं कि ये नहीं बता पा रहा था कि आखिरकार जो उपसंयोजक यौगिक है वो केवल कुछ ही धातुएं क्यों बनाते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब क्यों नहीं बना पाते हैं।
ये नहीं बता पाए। यानी यह सिद्धांत जो था उसके ज्यामितीय संरचना यानी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इसकी व्याख्या करने में असफल रहे। उसके बाद इसका चुंबकीय गुण यानी परत चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, ये नहीं बता पाए। ये प्रकाश के प्रति सक्रिय होगा या नहीं होगा, निष्क्रिय होगा, इसकी भी व्याख्या करने में असफल थे। तो ये था आज का कुछ टॉपिक जो हमने वर्नर्स के सिद्धांत को हमने देख लिया, है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि मुझे कुछ पूछना है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप बताइए और मैं उसको दो तीन मिनट में आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आए हैं तो आप एक अच्छा कंसेप्ट लेकर के जाइए ताकि आप कहीं भी रहिए तो आप अपने सपनों को साकार कर लीजिए, है ना। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी प्रिपरेशन करिए, मेहनत करिए और स्मार्टली मेहनत करिए, नोट्स बनाते रहिए और इसे शॉर्टकट तरीके से। अगर आप नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स को आप लिखते जाइए और आपका काम हो जाएगा, है ना। देखिए, अगर आप देखेंगे तो बहुत से आपको मोटिवेशन के लिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नीट और जेई का प्रिपरेशन करते हैं या कोई प्रिपरेशन करते हैं जो कि उनकी हालत भी उतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो मेहनत कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है भाई, वो लगातार मेहनत करते रहते हैं और हार नहीं मानते हैं। तो आप गिव अप मत करिए, अपने आप को लगातार मेहनत में करते रहिए, अपने आप को झोंक दीजिए, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल। तो कल हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नीट और जेई या बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल 7 से 8, तब तक के लिए जय हिंद।